नमस्कार आप सभी को कक्षा 10 विज्ञान की इस नई क्लास में एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, नहीं लिखा है एक बार फिर लिख देता हूँ। कक्षा 10 का है, विज्ञान है और इसमें हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करते हैं, जिसमें कि टारगेट होता है हमारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, जिसमें कि 20 में से 20 हमें लाना है। ये मैं पहले भी बता चुका हूँ। इसके पहले एक वीडियो आ चुकी है जिसमें अब तक टोटल 60 क्वेश्चंस मैंने करा दिए हैं। इसके पहले एक बार और रिपीट कर रहा हूँ, एक वीडियो आ चुकी है जिसमें कुल 60 क्वेश्चंस मैंने वहां पर सॉल्व करा दिए हैं। अब ये आज 20 क्वेश्चन और करा दूंगा तो 80 क्वेश्चंस आपके कंप्लीट हो जाएंगे। किसके? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के। बहुविकल्पी प्रश्न जिसको कहते हो, जो भाग 1 होता है, ठीक है, खंड अ होता है, जो इंपॉर्टेंट है और कंपलसरी है सबके लिए, और आपको उसके लिए OMR सीट मिलती है। OMR में ही वो बबल आपको फिल करके ABCD करके देना होता है। तो 20 में से 20 अगर चाहिए विज्ञान में तो आप जरूर जुड़िए। और जैसे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कस करना मोर इंपॉर्टेंट है, अगर आपको अच्छे नंबर लाने हैं तो 2024 वाला पेपर ही उठाया है मैंने। इसके सारे सवाल जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं 20 के 20 में इस वीडियो में करा दूंगा। चलिए टाइम ना खराब करते हुए जल्दी से क्लास शुरू कर लेते हैं। सवाल नंबर 1 पे कह रहा है कि किसी वस्तु का आभासी एवं आकार में बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए कौन से दर्पण का प्रयोग करना चाहिए। दर्पण से ये सवाल उठाया गया है। अगर ये बात कर रहा है आभासी का, तो देखो उत्तल दर्पण भी आभासी बनाता है, लेकिन आभासी के साथ साथ आभासी सीधा तो बनाता है। उत्तल दर्पण की बात कर रहा हूं, लेकिन वो प्रतिबिंब छोटा बनाता है। यहां कह रहा है कि आभासी एवं आकार में बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए कौन से दर्पण का प्रयोग करना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। समतल में तो जो प्रतिबिंब बनता है वो बिल्कुल बराबर बनता है, और उत्तल में मैंने बता दिया सब कुछ तो ठीक है पर छोटा बनाता है। हमें तो आभासी और बड़ा चाहिए, जो कि अवतल दर्पण ही बना सकता है लास्ट वाले केस में, छठे वाले केस में, P और F के बीच में जब वस्तु को रखते हैं तब। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे देखिएगा, किसी वस्तु का आभासी एवं आकार में बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए कौन से लेंस का प्रयोग करना चाहिए। ये तुरंत बैक टू बैक दर्पण से ये लेंस वाले चैप्टर पे चला गया और लेंस से इसने सवाल पूछा है, तो वो लेंस जो आभासी और आकार में बड़ा प्रतिबिंब बनाए वो उत्तल लेंस होता है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर है। देखो समतल लेंस तो नहीं होगा क्योंकि वो बराबर बनाएगा। अवतल की बात करेंगे तो अवतल में क्या होता है, ये प्रतिबिंब आभासी तो बनाएगा लेकिन छोटा बनाता है, बड़ा नहीं बनाएगा, तो इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, उत्तल। ध्यान देना, इसके पीछे वाला सवाल दर्पण का था, ये सवाल लेंस का है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, आकाश के नीले रंग दिखने का कारण क्या होता है। आकाश के नीले रंग दिखने का कारण होता है प्रकीर्णन। आकाश के नीले रंग दिखना हुआ या जो है सूर्योदय या सूर्यास्त के समय जो सूरज है उसका लाल दिखाई देना, वो किसके कारण होता है। अगर ये भी सवाल आ जाए तो आपका जवाब होगा प्रकीर्णन के कारण होता है। परावर्तन के कारण तो ऐसी कोई विशेष घटना नहीं घटती है। अपवर्तन के कारण याद रखो, अपवर्तन के कारण जो है याद रखो, जो तारों का टिमटिमाना है, तारे टिमटिमाते हुए रात में दिखाई देते हैं, उसका कारण पूछे तो उसका रीजन होता है अपवर्तन। और अगर बात करें विक्षेपण की, तो प्रकाश की किरणों का या प्रकाश की किरण का, जैसे कि सन से जो लाइट आती है एक तरह से वो श्वेत प्रकाश, अगर उसका प्रिज्म से अपवर्तन कराते हैं वो अपने 7 रंगों में टूट जाती है। विबग्योर, GYOR, विबग्योर 7 रंगों में टूट जाती है, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड में। इस वाली घटना को विक्षेपण कहते हैं। हालांकि नीले रंग प्रकाश का दिखाई देना, मतलब आकाश का, या फिर सूर्य का लाल दिखाई देना सूर्योदय और सूर्यास्त के समय, ये रीजन होता है किसका, प्रकीर्णन का। ठीक है, चलिए प्रकाश की चाल अधिकतम होती है, सबको पता है, निर्वात में। निर्वात में 3 गुणे कितनी होती है, 3 गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। सवाल नंबर 5 है कि यदि 3 विभिन्न मानों के प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम, क्या कह रहे हैं, यदि 3 विभिन्न मानों के प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम संयोजन में जोड़ा जाए। अच्छा, मतलब कि मान लो 1 प्रतिरोध, 2 प्रतिरोध, 3 प्रतिरोध, ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, श्रेणी क्रम में जोड़ दिया, समायोजन किया जाए, ये कह रहा है, तो उन सभी में निश्चित रूप से एक ही मान होगा। इसमें एक ही मान क्या होगा, देखो मैंने तुम्हें पढ़ाया भी है, इसमें यहां से जो करंट आई जाएगी वो आई हर जगह जो करंट का मान है, विद्युत धारा जो इसमें प्रवाहित हो रही है वो एक जैसी होगी। हालांकि इसका भी विभवांतर अलग होगा, इसका अलग होगा, इसका अलग होगा, तो धारा इसमें एक जैसी होगी। तो ढूंढो यहाँ पे
तीसरा सवाल देखो, तीसरा ऑप्शन देखो, कह रहा है प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का इसका जो मान है वो निश्चित रूप से एक समान होगा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलिएगा, कह रहा है किसी विद्युत परिपथ में किसी प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर की इकाई होती है। विभवांतर, विभवांतर यानी विभव में अंतर, आपको पता है भी से दिखाते हैं और इसका मात्रक होता है वोल्ट। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओम, आप सभी को पता है कि प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। अगर एम्पियर की बात करें ये विद्युत धारा का मात्रक होता है। अगर वाट की बात करें तो ये होता है शक्ति का मात्रक। ठीक है, तो अगर इनमें से कोई आपके एग्जाम में फंस जाए तो उनके भी आंसर जरूर करके आइएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पे कह रहा है एक चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत स्थित विद्युत धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा होती है। आप सभी को पता है कि जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में, कोई चुंबकीय क्षेत्र है उसमें अगर कोई लंबवत विद्युत धारावाही चालक इसके लंबवत यहाँ पर रख दिया जाए तो इस पर एक बल लगता है F, है ना, एक बल लगता है। उस बल की दिशा पूछ रहा है, तो आप सभी को पता है ये तीनों एक दूसरे के लंबवत होते हैं। चुंबकीय क्षेत्र, इस पर लगने वाला बल और जो छड़ है वो तीनों एक दूसरे के लंबवत होते हैं। तो कहता है कि धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा होती है, कह रहे इन दोनों दिशाओं के लंबवत, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब आ गया केमिस्ट्री, पार्ट बी आ गया, केमिस्ट्री आ गया। देखिएगा, कह रहा है एल्केनों का सामान्य सूत्र। एल्केन मतलब सिंगल बॉन्ड, सबसे छोटा एल्केन मुझे याद है वो होता है CH4, सिंगल बॉन्ड वाला बात कर रहा है जिसमें एक ही बंध हो। अगर C बॉन्ड C है तो ये भी क्या है, ये एल्केन है। इसमें भी अगर देख लो तो इसमें फिर आपको ये C2 2 कार्बन और 3 3 6 हाइड्रोजन C2H6 हो जाएगा, ये भी एल्केन है। तो देख लो इसमें से किस फॉर्मूले पे बैठ रहा है। अगर इस वाले फॉर्मूले को क्रॉस चेक करता हूं मैं, CnH2n+2 को अगर याद नहीं है तब ये बता रहा हूं, याद है तो तुरंत डायरेक्ट टिक करके आ जाना। ठीक है, हालांकि n Cn यानी कि यहाँ पे C2 है तो n बराबर 2 है, तो C2 और H2 इंटू 2+2, 2 दूनी 4 2 6, C2H6 यानी कि ये फॉर्मूले में फिट बैठ रहा है, यानी कि एल्केन होने का सामान्य सूत्र है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। CH4 में भी देखो एक कार्बन है, एक कार्बन हाइड्रोजन 4 है, तो इसमें रखें तो Cn बराबर 1, तो H 2 गुणे 1 धन 2, इस फॉर्मूले में अगर रख के देखें तो CH 2 CH4 बन जा रहा है ना, और हमें पता है कि ये एल्केन है, तो ये फॉर्मूला सेटिस्फाई कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलिएगा, निम्नलिखित में समजातीय श्रेणी है। समजातीय मतलब मैंने आपको पहले ही बताया है, अगर एल्केन है तो सभी एल्केन हो, अगर एल्कीन है तो सभी एल्कीन हो, अगर एल्काइन है तो सभी एल्काइन हो, या फिर अगर एल्कोहल है तो सभी एल्कोहल हो, अगर ईथर है तो सभी ईथर हो। समझ गए, अब समझ गए होंगे। तो समजातीय श्रेणी की बात करते हैं। यहाँ पे देखो CHO, एल्डिहाइड और CHO दोनों में एल्डिहाइड दिख रहा है, तो तीसरा तो समजातीय श्रेणी पक्का है होगा। C2H4 और C3H6 की बात करें, C2H4 तो यानी कि C बॉन्ड C और 2 ही हाइड्रोजन कह रहा है, कार्बन की संयोजकता होती है 4, तो डबल बॉन्ड लगाना पड़ेगा। C3H6 को बना के देखूं तो ये 3 और हाइड्रोजन कह रहा है केवल 6, तो 6 हाइड्रोजन 2 3 4 5 6, फिर भी अगर देखा जाए नहीं, यहां से तो बनेगा नहीं, इसके हाइड्रोजन को हटाओ, इसको दे दो। अब देखो यहाँ पे क्या हो गया, कार्बन की संयोजकता 1 2 3 4, इसकी कार्बन की संयोजकता 1 2 3 4 हो गई, इस कार्बन की संयोजकता 1 2, यानी कि 2 बच गया ना। C3H6 कैसे बनेगा भाई, C3H6 बनाने के लिए आपको कुछ तो करना पड़ेगा। C3H6 कैसे बनेगा, एक सेकंड एक बार और बनाता हूं मैं। C3H6 यानी कि 3 कार्बन और हाइड्रोजन है कितने, हाइड्रोजन है 6। अच्छा एक डबल बॉन्ड कर दूं तो 6 हाइड्रोजन पे देखो क्या सेट होता है, क्या 2 हाइड्रोजन इसके हो जाएंगे, 1 3 और 1 2 3 इसके। हाँ अब बन गया ये क्या बन गया, C3 और H6 बन गया। 1 2 3 4 5 6 सबकी संयोजकता कंप्लीट है। हाँ बिल्कुल, इसमें भी एक डबल बॉन्ड है तो ये भी ईन है, यानी कि ये भी एल्कीन है, ये भी एल्कीन है, तो ये भी समजातीय हो गए। हालांकि इसमें देखो ये एल्कोहल है, ये एल्डिहाइड है, तो समजातीय नहीं है। ये एल्कोहल है, OH लगा है, और यहाँ पे C बॉन्ड O बॉन्ड C है, ये ईथर है, दोनों अलग अलग मतलब जाति के हो गए, तो ये भी नहीं है। तो 1 और 3 जो है ये समजाती हैं, तो 1 और 3 इसमें ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फटाफट से आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर
10 पे निम्नलिखित में से कौन सा धातु ठंडे जल के साथ हाइड्रोजन गैस बनाता है? ठंडे जल के साथ हाइड्रोजन गैस ये बनाता है पोटेशियम, ये बनाता है पोटेशियम। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। देखो, हाइड्रोजन के ऊपर विद्युत रासायनिक श्रेणी में कुछ लोग होते हैं, हाइड्रोजन के नीचे विद्युत रासायनिक श्रेणी में कुछ लोग होते हैं। विद्युत रासायनिक श्रेणी अगर आपको याद है बहुत ही अच्छी बात है, अगर नहीं याद है तो हाइड्रोजन के ऊपर आने वाले कुछ इंपॉर्टेंट तत्वों को और हाइड्रोजन के नीचे आने वाले कुछ इंपॉर्टेंट तत्वों को जरूर याद करिएगा। हाइड्रोजन से ऊपर होता है पोटेशियम, हालांकि एल्यूमिनियम नीचे होता है, सोना भी नीचे होता है और तांबा भी हाइड्रोजन से नीचे होता है विद्युत रासायनिक श्रेणी में, इसलिए यह हाइड्रोजन को रिप्लेस नहीं कर पाएगा, पोटेशियम करेगा और इसलिए वहां पे हाइड्रोजन गैस बनेगा। ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन को भगाएगा तो वो हाइड्रोजन गैस के रूप में बाहर निकल जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11वां है कि शून्य पीएच वाला विलयन होता है, 7 से कम है तो पक्का है अम्लीय होगा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सूर्य के प्रकाश एवं पर्णहरि में यानी कि पत्तों में जो हरा रंग होता है उसकी उपस्थिति में CO2 और H2O के संयोजन से निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक बनता है? ये तो पूरी प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण की है। ये किसकी बात कर रहा है? प्रकाश संश्लेषण की बात कर रहा है। तो प्रकाश संश्लेषण में तो ग्लूकोज भी बनता है ना, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। 13वां सवाल है कि निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को पूर्ण करने में निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक प्रयुक्त होता है? अच्छा, इसको पूरा करिए तो जरा देखिएगा, कैल्शियम ऑक्साइड के प्रेजेंस में यह अभिक्रिया कराई गई। हालांकि एक चीज देखो, इसमें से क्या फिट हो सकता है, यानी कि Na2 और इधर एक ही Na है, एक Na चाहिए, तो मुझे Na चाहिए तो मैं तो B में ही केवल Na है, इसमें Na नहीं है, इसमें Na नहीं है, इसमें भी तो मैं NaOH रख के एक बार देखूंगा कि क्या मामला बन रहा है। तो Na 2 Na हो गया, कार्बन कितने हो गए? 2, तो एक कार्बन यहाँ, एक कार्बन यहाँ, 2 कार्बन हो गए। और ऑक्सीजन कितना है भैया? 3 है, ऑक्सीजन 3 है, तो इसमें 2 ऑक्सीजन यहाँ, एक ऑक्सीजन यहाँ, 3 ऑक्सीजन हो गया। और इसके बाद हाइड्रोजन 4 है, तो एक हाइड्रोजन इसके पास है और 3 इसके पास, 4। बिल्कुल अभिक्रिया बैलेंस हो गई, तो NaOH आपका सही जवाब हो जाएगा। अगली वाली स्लाइड पे चलते हैं और अगले सवाल पे भी अब आता है बायोलॉजी का नंबर। 14वां सवाल जरा देखिएगा, कह रहा है पौधों में फ्लोएम का कार्य होता है। फ्लोएम का कार्य इंपॉर्टेंट है, पौधों में फ्लोएम का कार्य, फ्लोएम जो है वो खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण करता है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। वाष्पोत्सर्जन नहीं होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं तो होगा ही नहीं, ऑप्शन नंबर सी सही है। हालांकि एक सवाल और कई बार पूछा गया है और वो भी आपको याद होना चाहिए, वो पूछेगा पौधों में जल व खनिज पदार्थों का परिवहन कौन करता है? तो इसका सही जवाब है जाइलम करता है, जाइलम। एक सवाल और आप इसके साथ पूरे आपके मतलब रिवीजन और कहने का मतलब तैयार कितने सवाल हो गए? 2 सवाल हो गए। तो खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण कौन करता है? फ्लोएम करता है, जबकि जल व खनिज पदार्थों का परिवहन जब पूछे तो कौन करेगा? जाइलम करेगा। ठीक है, 15 नंबर पे चलते हैं। मनुष्यों में पाचन की शुरुआत किस अंग से होती है? तो मुख से होती है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। अगर पाचन की बात करें कहां से कैसे होता है, तो ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है क्रम, जरा ध्यान से देखिएगा। पहले मुंह में खाना जाता है, दांतों के द्वारा चबा चुबू के पचाया जाता है, फिर वहां से ग्रास नली में जाता है, ग्रास नली से वो पेट में जाता है, पेट से अग्नाशय में, अग्नाशय से यकृत में, यकृत से पित्ताशय, पित्ताशय से छोटी आंत, फिर बड़ी आंत, फिर गुदा, और ये पूरा क्रम है किसका? पाचन का। ठीक है, तो आई होप अगर इनमें से भी कुछ घुमा फिरा के पूछा तो आप जवाब दे पाओगे। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा एक पादप हार्मोन है? देखो, पादप हार्मोन वो हार्मोन्स होते हैं जो पौधों के विकास में, बीजों के अंकुरण में, या फिर उनके मतलब जो उनका फल है, फूल है, उसमें उनके ग्रो कराने में जो उनकी मदद करते हैं, उन हार्मोन्स को पादप हार्मोन कहा जाता है। तो निम्न में से कौन सा एक पादप हार्मोन है? याद रखना, जो जिब्रेलिन है, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, जिब्रेलिन। जिब्रेलिन जो है ये एक पादप हार्मोन है। और जिब्रेलिन क्या क्या करा सकता है? बीजों का अंकुरण करा सकता है, जड़ और अंकुर का विकास जिब्रेलिन के द्वारा ही, पादप हार्मोन के द्वारा ही होता है। और फिर इसमें फूल आना, फलों का पैटर्न बनना, तने का बढ़ना, फल का पकना, इन सब में कौन मदद करता है? पादप हार्मोन, जो कि यहाँ पे क्या है? जिब्रेलिन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फटाक से। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है। वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है, कहां से इसका स्राव होता है? तो इसका बिल्कुल सही सटीक जवाब है ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। वो पीयूष ग्रंथि से, पीयूष ग्रंथि से इसका स्राव होता है। पिट्यूटरी भी इसको बोलते हैं, पिट्यूटरी भी बोलते हैं, या फिर पीयूष ग्रंथि। तो वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है पिट्यूटरी या फिर पीयूष ग्रंथि से। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। पीयूष ग्रंथि को ना मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है, आप याद रखिएगा। और साथ में आपको मैं कुछ बातें और बता देता हूं, जैसे
अगर हम बात करते हैं किसकी, अधिवृक्क ग्रंथि में, तो अधिवृक्क ग्रंथि से क्या होता है, आपातकालीन हार्मोन का स्रवण होता है। आपातकाल हार्मोन का स्रवण होता है किससे, अधिवृक्क ग्रंथि से। और अगर मैं बात कर लूं अग्नाशय से, तो अग्नाशय से मिश्रित प्रकार की पाचन ग्रंथि है। ये अग्नाशय एक मिश्रित प्रकार की पाचन ग्रंथि है, ठीक है। तो वृद्धि हार्मोन यहां से भी नहीं, ये वृद्धि हार्मोन ऑप्शन नंबर बी सही है। और थायराइड तो आप सभी को पता है, थायराइड ग्रंथि से थायराइड कंट्रोल होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। और बाकी आपको अधिवृक्क ग्रंथि के बारे में पता चल गया और अग्नाशय के बारे में भी पता चल गया। नेक्स्ट 80 नंबर पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पराग कोष के अंतर्गत आता है। पराग कोष के अंतर्गत सिंपल सा है, पराग कण, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर अंडाशय की बात करें तो ये तो मादा, नर और मादा अगर बात करें हम, तो ये मादा जो है उसका पार्ट हो गया, ठीक है। अगर मतलब पुष्पों की बात करें, पौधों की बात करें, उसमें जो एक नर और मादा का जो अंतर है, तो ये मादा वाले में आता है। तो ये तो आंसर होगा ही नहीं, क्योंकि पराग कोष नर से संबंधित है। तो इसका आंसर है पराग कण। भ्रूण कोष भी नहीं हो सकता, आपको पता है। और अगर बाह्य दल पुंज, इसको कैलिक्स भी कहते हैं, क्योंकि पूछे क्या होता है ना, फूल तुमने देखा होगा ना, फूल में जो बिल्कुल ऐसे जहां से जो जिस डाली पे फूल खिला होता है, तुम देखोगे फूल को बिल्कुल पैक्ड करने के लिए, सिक्योर करने के लिए नीचे से एक हरे रंग का उसके ऊपर कवर होता है, नीचे से उसको जो पकड़ बना के रखता है, जो बिल्कुल फूल के नीचे और बाहर होता है बिल्कुल हरे रंग का, उसको बाह्य दल पुंज या फिर कैलिक्स कहते हैं, ठीक है। चलो अगले सवाल पे चलते हैं। 19वें पे, पुष्प का जनन अंग है। पुष्प का जनन अंग है मतलब कि प्रजनन अंग पुष्प का अगर पूछे कौन सा है, तो इसका सही आंसर है सी, यानी कि जायांग। देखो जायांग जो है एक पुष्प का जनन अंग है। और ये अगर पूछा जाए कि नर जनन अंग है कि मादा जनन अंग है, तो कहोगे पुष्प का यह एक मादा जनन अंग है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जायांग। बाह्य दल पुंज या फिर कैलिक्स अभी मैंने समझाया। दल पुंज या कोरोला की अगर बात करें, तो फूल के हरे वाले पार्ट के बाद जैसे ही फूल खिलना शुरू होता है, जो इसकी पत्तियां होती हैं, जो जिसमें खुशबू होता है, जिसमें कलर होता है, जो बिल्कुल लुभावना लगता है ना, ये हरे वाले के बाद ही जहां से फूल खिलना शुरू होता है, उसको दल पुंज कहते हैं या फिर कोरोला कहा जाता है। समझ गए, ये वर्ड को पकड़ के चलो, कभी आ गया तो आप जवाब दे सकते हो, घुमा फिरा के सवाल पूछ ले, तना तो आप लोग जानते ही हो। तो फिलहाल पुष्प का अगर जनन अंग की बात करें तो जायांग, और यह भी कैसा है, मादा जनन अंग है, मादा भाग में आता है ये, ठीक है, नर भाग में नहीं आता है। समझ गए। और मैं 19वां नंबर का सवाल एकदम इसी चैप्टर से, इसी टॉपिक से बिल्कुल रिलेटेड सवाल था, हालांकि उसमें पूछा था ये पुष्प का, पौधों का कुछ नर जनन अंग पूछा था। मैंने गलती से जायांग बता दिया था, मेरे दिमाग में कुछ और चल रहा था। मैं ये वाला भी मतलब 60 सवाल मैं कराना चाह रहा था, पर मैं करा नहीं पाया था। तो एक बार मैंने कमेंट में डाल दिया है कि वहां मैंने गलत बता दिया है। ओनली 19th नंबर क्वेश्चन जो कल की वीडियो आई थी उसमें ये मिस्टेक हुआ है। एक बार मैं यहाँ पे वीडियो में भी आपको याद दिला दे रहा हूँ। उसका सही आंसर जो है वो पुंकेसर है। वो सही आंसर क्या है, पुंकेसर है, ठीक है। एक बार देख लेना, वैसे मैंने कमेंट में नीचे डाल दिया था और इजी सवाल था, आपसे हो जाएगा, पर फिर भी मैंने करेक्ट करा दिया। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट, वायुमंडल की ओजोन परत पृथ्वी को बचाती है। वायुमंडल की ओजोन परत पृथ्वी को किससे बचाती है, तो जो अल्ट्रा वायलेट रेज होती हैं, अल्ट्रा वायलेट रेज, जिसको हिंदी में पराबैंगनी किरणें कहते हैं, उनसे बचाती है। तो पराबैंगनी या फिर अल्ट्रा वायलेट रेज या फिर यूवी रेज या फिर यूवी किरणें, इनसे बचाती है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक्स किरणें नहीं, गामा नहीं, और ऊपर नहीं तो होगा ही नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी फिलहाल इसका सही आंसर है। और आज की वीडियो में इतना ही रखता हूं। देखो मैं बार बार बोल रहा हूं, शेयर करो शेयर करो शेयर करो, व्यूज थोड़े ज्यादा आएंगे, मुझे पढ़ाने में और मजा आएगा। जितने ज्यादा लोग जुड़ेंगे अच्छा लगेगा। और हो सके तो वीडियो के नीचे कमेंट आप जरूर करिए, कुछ पूछना है, कुछ नया पूछना है, कोई और दिक्कत है, कुछ और पढ़ना है, मैं आपको करा दूंगा। बहरहाल आप कमेंट करिए, बात करिए, थोड़ा सा जुड़िए, ठीक है। चलिए अभी छोटी सी वीडियो रखते हैं, ज्यादा बड़ी बड़ी वीडियो में मुझे भी नहीं मजा आ रहा है। मैंने अभी इसकी जस्ट पिछली वीडियो लगभग 1 घंटे की 50 मिनट की डाली थी, जिसमें मैंने कुल 40 सवाल कराए थे। पर ठीक है, छोटी छोटी रखते हैं, आराम से पढ़ के निकल लेंगे 10 15 20 मिनट जब भी, है ना, तो वो ज्यादा सही रहेगा। तो आज इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।